नमस्ते। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और बड़े कॉर्पोरेट विवाद का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे महज एक इंटरनल एचआर पॉलिसी का मुद्दा सीधे तौर पर हाई स्टेक्स फाइनेंस और शेयर बाजार की वैल्यूएशन से आकर टकराता है। हमारी आज की पूरी चर्चा एकदम तथ्यों और डेटा पर आधारित होगी, जहां हम इस पूरे विवाद की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा इस सफर किन किन पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे वायरल ड्रेस कोड लीक से, फिर बात करेंगे पब्लिक के गुस्से और कॉर्पोरेट डिफेंस की। इसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर के उस कानूनी ग्रे एरिया को समझेंगे। भारत में वेस्टर्न एचआर पॉलिसीज के कॉपी पेस्ट कल्चर पर बात करेंगे, वैल्यूएशन पर पड़े असर को नापेंगे और अंत में कंपनी के मार्केट फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में गोता लगाने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर कैसे एक साधारण से इंटरनल एचआर ड्रेस कोड मैनुअल ने रातों रात एक इतनी विशाल मार्केट वैल्यूएशन को धोकर रख दिया। सच कहूं तो ये सवाल सोशल मीडिया के विवाद और उसके भयंकर वित्तीय परिणामों के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बनाता है। आइए बिल्कुल शुरुआत से इसकी जांच करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द वायरल ड्रेस कोड लीक, यानी उस विवादित एचआर मैनुअल के अंदर आखिर था क्या। चलिए सबसे पहले उन ठोस तथ्यों को सामने रखते हैं जो इस लीक हुए दस्तावेज में थे। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर अचानक से एक ट्वीट जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसमें कंपनी की एक इंटरनल ड्रेस कोड पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अटैच था। और सबसे बड़ी बात, ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह से ऑथेंटिक था और फरवरी 2026 तक एक्टिव था। इसके लीक होते ही पूरे देश में भैंस छिड़ गई और हर तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। अब बिना किसी बायस के अगर हम इन नियमों को देखें तो समझ आता है कि आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ। एक तरफ अल्पसंख्यक धार्मिक अभिव्यक्तियों जैसे कि काले रंग का हिजाब और काले रंग की पगड़ी की अनुमति दी गई थी, हालांकि कुछ प्रतिबंधों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बहुसंख्यक धार्मिक अभिव्यक्तियों पर काफी सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। बिंदी, तिलक और कलावा तो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे, जबकि सिंदूर और मेहंदी लगाने के लिए भी अलग से अप्रूवल की शर्त रखी गई थी। और यही वो साफ अंतर था जिसने पब्लिक के बीच इतना भारी असंतोष पैदा कर दिया। और फिर शुरू हुआ हमारा अगला फेज, बैकलैश एंड कॉर्पोरेट डिफेंस, सोशल मीडिया का तूफान और सीईओ का जवाब। जैसे ही ये नियम पब्लिक हुए, सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की आंधी आ गई। यहां तक कि स्टोर्स के बाहर फिजिकल प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। शुरुआत में तो सीईओ पीयूष बंसल ने इस पॉलिसी को सिरे से नकार दिया। उन्होंने वायरल डॉक्यूमेंट को इनएक्यूरेट और पुराना बता दिया। लेकिन भाई, आज के इस डिजिटल जमाने में कुछ छुपता कहाँ है। ट्विटर यूजर्स ने तुरंत एक कम्युनिटी नोट ऐड कर दिया, जिसने सबूत के साथ दिखा दिया कि ये डॉक्यूमेंट तो अभी भी वैलिड है। आखिरकार इस भारी पब्लिक प्रेशर के चलते सीईओ को अपनी डिफेंसिव पोजीशन छोड़नी पड़ी और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, बिंदी और तिलक को लेकर डॉक्यूमेंट में एक गलत लाइन लिखी हुई थी। यहां से कहानी एक बहुत ही जरूरी कानूनी मोड़ लेती है। द प्राइवेट सेक्टर लीगल वॉइड, संवैधानिक सुरक्षा यहां आखिर लागू क्यों नहीं होती। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या भारत में ऐसे एचआर नियम वास्तव में गैरकानूनी हैं? तो यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच का जो जमीन आसमान का अंतर है, उसे समझना बहुत जरूरी है। सरकारी महकमे तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 से पूरी तरह बंधे हैं, जो किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव को सख्ती से रोकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उन पर ये संवैधानिक अधिकार सीधे सीधे लागू ही नहीं होते। अगर कोई आईपीसी की धारा 153 का इस्तेमाल करना भी चाहे तो उसे अदालत में ये साबित करना होगा कि कंपनी का जानबूझकर भावनाएं आहत करने का इरादा था, जिसे अक्सर नेग्लिजेंस या गलती का नाम देकर बड़ी आसानी से टाला जा सकता है। अगर हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बात और साफ हो जाती है। अमेरिका में 1964 का सिविल राइट्स एक्ट है और यूके में 2010 का इक्वालिटी एक्ट है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी धार्मिक भेदभाव के खिलाफ पक्की गारंटी देते हैं। लेकिन भारत के मामले में ऐसा कोई स्पष्ट और सीधा कानून नहीं है, और यही चीज एक लीगल वॉइड यानी कानूनी शून्यता पैदा करती है। इसी खालीपन की वजह से प्राइवेट कंपनियों को ऐसे मनमाने नियम बनाने की जगह मिल जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसे नियम बनते ही क्यों हैं? ये हमें ले जाता है वेस्टर्न एचआर इन इंडिया और उनके कॉपी पेस्ट कल्चर की तरफ। इस पूरे विवाद के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन कड़वा सच है। दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर पश्चिमी देशों के एचआर मैनुअल्स को भारत में जस का तस कॉपी पेस्ट कर देती हैं। अब होता क्या है कि पश्चिम में सूट और टाई को प्रोफेशनल माना जाता है, जो पूरी तरह से उनके अपने यूरोपीय या ईसाई कल्चर पर आधारित है। वहाँ माइनॉरिटीज़ को जगह देने के लिए उनके अपने नियम होते हैं।
लेकिन जब यही विदेशी टेम्पलेट बिना सोचे समझे भारत में लागू किया जाता है तो इन विदेशी प्रोफेशनलिज्म के मानकों के चक्कर में स्थानीय बहुसंख्यक हिंदू संस्कृति की अभिव्यक्तियां अनजाने में ही सही लेकिन बुरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती हैं। अब इस सारे सोशल और लीगल ड्रामे से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सबसे तगड़ा इम्पैक्ट, आउटरेज इम्पैक्ट ऑन वैल्यूएशन। जब सोशल मीडिया का गुस्सा शेयर बाजार से टकराता है 5,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो भारी भरकम वैल्यूएशन है जो इस कंपनी ने जनता के भारी आक्रोश और सोशल मीडिया बॉयकॉट के तुरंत बाद गंवा दी। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि सोशल मीडिया का वायरल आउटरेज किस तरह एक ब्रांड के भरोसे को तोड़ता है और उसका सीधा असर बैलेंस शीट पर कितनी तेजी से पड़ता है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 636 का पीई रेशियो। जब कंपनी का आईपीओ आया था तब इन्वेस्टर्स को ये आसमान छूता हुआ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखना पड़ा था। और सच कहूं तो ये नंबर कंपनी के असली फंडामेंटल्स की एक बहुत ही गंभीर और कड़ी रियलिटी चेक की मांग करता है। यहाँ पर अकाउंटिंग का वो खेल समझना बहुत जरूरी है जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है। आईपीओ के समय 293 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया था, जिससे ऐसा लगा कि पीई रेशियो 238 के आसपास है। लेकिन रुकिए, इस प्रॉफिट में 167 करोड़ का एक ऐसा नॉन कैश गेन शामिल था जो असल में था ही नहीं। वो सिर्फ एक जापानी कंपनी ओंडेज की लायबिलिटी के पुनर्मूल्यांकन से आया था। इसके साथ ही इसमें फॉरेन एक्सचेंज और टैक्स क्रेडिट के पैसे भी जुड़े थे। जब इन सारे अतिरिक्त पैसों को हटाकर हमने असली अर्निंग्स को देखा तो असली प्रॉफिट महज 104 करोड़ रुपए के आसपास निकला। और इसी 104 करोड़ के प्रॉफिट की वजह से वो 636 का भयंकर पीई रेशियो सामने आता है। तो क्या इतने बड़े पीआर डिजास्टर के बाद सब खत्म हो गया? चलिए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस, प्रीमियम प्राइस, कंपनी के असल मार्केट फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? इस ग्राफ को देखिए, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि विवादों के बावजूद कंपनी की ग्रोथ कितनी अग्रेसिव रही है। आईपीओ के समय के उस 104 करोड़ के असली प्रॉफिट से लेकर हालिया तिमाहियों में 38% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ के साथ अब अगले एक साल का अनुमानित प्रॉफिट लगभग 600 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि इनका अंडरलाइंग बिजनेस अभी भी बेहद मजबूत है। और इस शानदार ग्रोथ के पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड कारण हैं। देखिए, भारत का 80% चश्मा बाजार आज भी असंगठित है और जो थोड़ा बहुत संगठित बाजार है उसका 30% हिस्सा अकेले इसी कंपनी के पास है। इन्होंने सबसे बड़ा गेम ये खेला है कि चश्मे को एक मेडिकल मजबूरी से हटाकर एक फैशन एक्सेसरी बना दिया है। मतलब लोग अब अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग चश्मे खरीद रहे हैं और इनका जो विशाल डेटा और स्केल है वो इन्हें हर इलाके के ग्राहकों की पसंद के हिसाब से अपना स्टॉक सेट करने की आज़ादी देता है। अब जरा भविष्य के इन अनुमानों पर नजर डालते हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि 2030 तक अगर एक बेस केस भी मान लें, यानी 20% की ग्रोथ, तो प्रॉफिट करीब 1700 करोड़ होगा और वैल्यूएशन 95,000 करोड़ के आसपास बनेगी। और अगर बुल केस की बात करें, जहां ग्रोथ 27% हो, तो वैल्यूएशन 1.4 लाख करोड़ तक जा सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आज की वास्तविकता में कंपनी का मार्केट कैप पहले से ही 93,000 करोड़ पर बैठा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शेयर बाजार ने इस बिजनेस की परफेक्शन और इसके प्रीमियम की कीमत पहले से ही पूरी तरह से वसूल कर ली है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम इस एक बड़े और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। क्या किसी ब्रांड का पूर्ण बाजार प्रभुत्व और उसकी हाई-फाई वित्तीय वैल्यूएशन हमेशा के लिए उस पब्लिक ट्रस्ट की कमी को नजरअंदाज कर सकती है जो रातों रात वायरल हुए सोशल मीडिया के गुस्से से पैदा होती है? सोचिए जरा, एक तरफ एकदम रॉक सॉलिड बिजनेस फंडामेंटल्स हैं और दूसरी तरफ है पब्लिक के इमोशन से जुड़ी हुई एक बेहद नाजुक सी रेपुटेशन। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ।